भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस्लाम विरोधी है। ये मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, होतल पर सूर और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर गुरु। हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी हैं, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं। वस्त्र पहनने से, कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में यही अंतर है। ये दो डिप्टी सीएम भी हमारे पूजनीय शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और इस वक्त हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, दरअसल वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच बढ़ी हुई राजनीतिक तनातनी की है। हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बयान एक दूसरे पर इतने तल्ख हैं कि वो सियासी शिष्टाचार से बहुत दूर जा चुके हैं। इससे एहसास होता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर के दरअसल रणभेरी बज चुकी है। और जब मैं रणभेरी की बात कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार अभियान की बात और साथ साथ उन मुद्दों को तलाशे जाने की कवायद शुरू हो गई है जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में जमीनों के नीचे दफन थे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये मुद्दे धीरे धीरे उखड़ते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए जाने माने पत्रकार देवकीनंदन मिश्र जी हैं। देवकी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जो ये आपको दिख रहा है खटास रिश्तों में, खटास तो राजनीतिक तौर पर शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, लेकिन ये जो कड़वाहट दोनों के बीच दिखाई दे रही है और एक दूसरे पर जो निशाना साधने में जो शब्दों का चयन है वो तल्ख होते जा रहा है देवकी जी, और ये इशारा कर रहा है कि चुनाव नजदीक है और अब दरअसल लड़ाई सत्ता की। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। तल्ख धीरे धीरे होते जाएंगे और जब 27 की रणभेरी एक तरीके से बच चुकी होगी तो और तल्ख हो जाएंगे, क्योंकि सारी लड़ाई जो है वोट की है। बीजेपी इधर कुछ ऐसे कदम उठाई है जिससे बीजेपी की साख पर बट्टा लगा है। भले कोई कुछ भी बात करे, लेकिन उसकी साख पर बट्टा लगा है। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस बात को मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तल्खी क्यों बढ़ रही है। इस तल्खी की वजह है ब्राह्मण। हम दोनों इत्तेफाक से ब्राह्मण हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ब्राह्मण एक वोट बैंक नहीं है, इस बात को समझना होगा। ब्राह्मण खुद वोट तो है ही है, लेकिन वो वोटों का एक समूह है। आज भले कोई कितनी भी लंबी बात कर ले, जातियों में ढेर सारा डिवीजन हो जाए, सब कुछ हो जाए, इसके बाद भी ब्राह्मण जो है अभी भी वोटों का एक समूह है। मतलब ब्राह्मण एक वोट है, उसके साथ 10 वोट और चलता है। तो बीजेपी से इधर कुछ ब्राह्मण थोड़ा सा नाराज है पिछले करीब 4-5 महीने से, और इसकी नाराजगी, वैसे तो नाराजगी काफी दिनों से है, लेकिन यह नाराजगी अब बाहर निकल करके सड़क पर आ गई है। पहले वो चुप रहता था, अब वो चुप नहीं है, अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। और बीजेपी के नेता भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं बंद कमरे में। बाहर भले वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके बस में कुछ है नहीं। पार्टी के भीतर सुनी नहीं जाती है। पार्टी में फैसला केवल 2 व्यक्ति लेते हैं, तीसरा कोई व्यक्ति फैसला नहीं लेता है। इवन आप देख लीजिए कि शंकराचार्य के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ एक तरफ है और दोनों डिप्टी सीएम एक तरफ है। एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो बाकायदे बटुकों को अपने घर पर बुलाया और उनका टीका चंदन किया और सम्मान किया, पुष्प वर्षा अपने पर करवाई और फिर उन पर किया। मतलब दोनों तरफ से पुष्प वर्षा करवाई। और ब्रजेश पाठक की इतनी हिम्मत नहीं हुई, शंकराचार्य के बारे में तो वो बोले जरूर, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बनारस में वो थे कल, और उसी बनारस में शंकराचार्य जी भी मौजूद थे, उनको जा करके चरण वंदन करके प्रणाम कर लें। इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बयानबाजी चल रही है। इससे पहले केशव मौर्य ने बयानबाजी की। केशव मौर्य भी प्रयागराज में मौजूद थे जिस दिन शंकराचार्य वहां थे।
उनके पक्ष में बयान दिया, उनको भगवान बताया। पर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जो एफर्ट ब्रजेश पाठक ने किया, या जैसे बटकों को बुला करके उनको सम्मानित किया, उन पर पुष्प वर्षा की, उनको दक्षिणा दिया, उनको भोजन कराया, ये सहज बात थी उस वक्त जब खुद संघ प्रमुख राजधानी में मौजूद थे? उन्हीं लम्हों में ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की संघ प्रमुख से मुलाकात भी हुई है। मुझे तो लगता है कि कहीं संघ प्रमुख का इशारा तो नहीं था कि थोड़ा ब्राह्मणों को मनाओ भाई, क्योंकि संघ प्रमुख भी ब्राह्मण है। लोग कम जानते होंगे, ये संघ इशारा प्रमुख भी ब्राह्मण है। योगी जी से हो सकता है उन्होंने ये बात जरूर की होगी, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ से उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जी की एक खासियत है कि वो जिस रास्ते पर कदम बढ़ा लेते हैं वो पीछे कदम नहीं हटाते हैं। मैं उनको 30-35 साल से देख रहा है, करीब 34-35 साल हो गया मुझे नजर रखते हुए। मैं लगातार इस बात को ट्रैक करता हूं और योगी जी की ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसे उनकी अच्छाई के रूप में देखता हूं। वह इसकी परवाह कतई नहीं करते हैं कि इससे उनका फायदा होगा या नुकसान होगा। उनकी सियासी जमीन पर उनको भरोसा है, जो बार बार नहीं, सियासी जमीन नहीं, ये देखिए मैं आपको बताऊं अवनीश जी, आप भी जानते हैं कि योगी जी का कदम, जैसे उन्होंने ये तय कर लिया कि हमको बीजेपी से 4 टिकट चाहिए, जब वो हिंदू महासभा चलाते थे तो वो 4 टिकट लेके ही मानते थे। उनमें से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हम 10 लड़ाएंगे। 4 टिकट चाहिए, नहीं तो हम 10 लड़ाएंगे, वो कहते थे। और बीजेपी दोनों दौर देखा है, हमने दोनों दौर देखा है। हम लोगों ने 2007 का भी चुनाव देखा है, 2012 का भी वो चुनाव देखा है, जब योगी आदित्यनाथ अड़ गए बीजेपी के सामने, और एक बार तो उन्होंने कुछ सीटों पर उनके समर्थित उम्मीदवार खड़े भी कर दिए, और दूसरी बार उन्होंने बीजेपी से टिकट लेकर के उन्हीं उम्मीदवारों को बीजेपी के टिकट पर भी खड़ा किया, वो चाहे मेहदावल की सीट रही हो, डुमरियागंज की रही हो, या फिर फरेंदा की सीट रही हो। ऐसे और भी तमाम सारी सीटें थी जहां पर नहीं, फरेंदा की सीट पर कभी उनका कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। नहीं, बजरंग बहादुर उनके कैंडिडेट नहीं थे। नहीं, पर बीजेपी के तो कैंडिडेट थे ना, वो समर्थन ना, तो लेकिन उनका बजरंग बहादुर का समर्थन योगी जी को नहीं था। नहीं, पर बाद में तो योगी जी ने काफी उनको समर्थन दिया। नहीं, टिकट में चलिए छोड़िए, विषय नहीं है ये गोरखपुर का विषय। लेकिन इस पर अगर हम बात करते हैं, जो अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं या योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी बार बार तंज कर रहे हैं कि अरे वो सवेरे उठ नहीं पाते हैं, अगर ऐसा ऐसा करते तो सवेरे उठ जाते। अभी किसी ने उनसे एक सवाल पूछा एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान कि भाई अखिलेश यादव जो है वो केदारेश्वर का मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, आप वहां जाएंगे क्या? अब मुझे लगता है कि शायद योगी जी ने उस सवाल की उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन टीवी पर तो भड़काऊ पत्रकारिता होती है ना, वो उकसाने वाली। तो जो एंकर थी उन्होंने उकसाने की कोशिश की योगी जी को। योगी जी पहले 1 मिनट थोड़ी देर के लिए शांत हुए, कुछ सेकंडों के लिए, फिर उनका चूंकि राजनीतिक कौशल है, वाक्पटुता है, वो जवाब तो देंगे ही देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सही नियत से किया गया होता तो मैं जरूर जाता। और उसके साथ साथ उन्होंने, अच्छा उनको लगा कि सही नियत कहूंगा बात यही फंस जाएगी, कल को कोई कह देगा कि भाई राम मंदिर पर सही नियत तो तभी भाजपा की नहीं थी, वो राजनीति कर रहे थे उस पर, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। उन्होंने वहां ट्विस्ट किया, उन्होंने कहा कि बात तो हम तब मानते जब अखिलेश यादव भगवान कृष्ण का मथुरा में मंदिर बनाने की बात करते, वो उस काम को आगे बढ़ा देते तो हम मान लेते। तो उन्होंने नया टास्क जो है वो कर दिया। दूसरी तरफ आप देखिए, अब उनके चोले को लेकर के अखिलेश यादव ने भी कमेंट कर दिया, जैसे उन्होंने अवमुक्तेश्वरानंद को कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं होता, तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि भाई हर आदमी जो है वो योगी नहीं होता। अब ये नूरा कुश्ती चल रही है, और अब तो नूरा कुश्ती वो जापान और सिंगापुर वाले दौरे पर हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आइएगा तो क्योटो देख के आइएगा, और प्रधानमंत्री जी को बताइएगा कि काशी को क्योटो क्यों नहीं बना पाए। देखिए, ये सब तो अपने अपने वोट को खुश करने की सबकी कोशिशें हैं। योगी जी अपने वोट को खुश कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी अपने वोट को खुश कर रहे हैं।
तो ये सब वोटों को खुश करने की ये तरकीबें हैं। ये उनको अखिलेश यादव जी ने आज एक बयान दिया कि ब्राह्मण बहुत ईमानदार होते हैं, उन्होंने एक बयान दिया। सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयान का क्या मतलब है। तो मैं फिर उसी बात पर लौटता हूं कि सारा जो फोकस है आज की तारीख में, पहली बार ऐसा हो रहा है 2012 के बाद, नहीं सॉरी 2007 के बाद, कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया है, केंद्र में आ गया है उत्तर प्रदेश की। और देखिए बीजेपी ने ब्राह्मणों का वोट लिया लेकिन कभी ब्राह्मणों को आगे नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। और ब्राह्मणों को कभी ये लगने भी नहीं दिया कि हम उनका वोट खा रहे हैं। बीजेपी ने ये भी चालाकी की, ये भी नहीं लगने दिया कि हम ब्राह्मणों का वोट ले रहे हैं और उनके लिए भी कुछ करना है। 10 साल इसी में गुजर गए, 12 साल प्रधानमंत्री को गुजर गए। लेकिन अब जब यूजीसी आया, शंकराचार्य का अपमान हुआ, ब्राह्मणों को और जो पुरानी बातें थी उनको भी याद आने लगी, तो लोगों को लगा कि अरे अब तो लगता है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी से खिसकेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी से खिसकेगा तो या तो समाजवादी पार्टी में जाएगा या फिर बसपा में जाएगा। समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस, क्योंकि दोनों साथ में है। तो समाजवादी पार्टी इसको लुभाने की कोशिश कर रही है और ये तरीका उनका ठीक भी है। अखिलेश आज मैं देख रहा था कमाल अख्तर सदन में जो है 19 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती जो अक्षय तृतीया को पड़ती है उस पर अवकाश की मांग कर रहे थे। कमाल अवकाश अख्तर पहले मांग था, कर रहे। अवकाश देखिए अवकाश पहले था, इसी सरकार ने उसको खत्म किया। अखिलेश यादव, देखिए किसी मामले में अखिलेश यादव की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन इसी अखिलेश यादव ने छुट्टी की घोषणा करी थी। तो आप बताइए कि ब्राह्मणों का हितैषी कौन है। मैं इस पर कोई वो नहीं करूंगा। दौरान में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हरिशंकर तिवारी के नेतृत्व में परशुराम सम्मेलन किए जा रहे थे अलग अलग जगहों पर। तब भी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अब जब इसको लेकर के बात हो रही है कि परशुराम जी की जयंती पर छुट्टी कर दी जाए, एक और दिलचस्प वाकया हुआ बिहार की विधानसभा में। और वहां पर विजय सिन्हा जो भूमिहार जाति से आते हैं, उन्होंने अब खुद को कहा कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं और उनका दर्द छलक पड़ा। ब्राह्मणवाद को लेकर के वहां चर्चा हो रही थी सदन के अंदर। और बोलते बोलते वो बोल गए कि जब मैं पढ़ता था हॉस्टल में बचपन में, तो कॉलेज में मेरी रैगिंग इसलिए हुई क्योंकि मैं ब्राह्मण भूमिहार था। देखिए वैसे बिहार में बड़ी पॉपुलेशन है भूमिहार की, पूरे पूर्वांचल में भी काफी हैं, लेकिन उनको भूमिहार वहां बिहार में मैं भी नहीं जानता था कि भूमिहार बिरादरी के लोग ब्राह्मण होते हैं। लेकिन जब मैं पटना में एडिटर बन करके गया तो वहां पर एक दिन मैं जा रहा था गाड़ी से, तो मैं पीछे बैठा हुआ था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो मैंने देखा, एक बोर्ड देखा, उस बोर्ड पे बैनर लगा हुआ था, उस बैनर पर लिखा भूमिहार ब्राह्मण समाज। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा भाई ये क्या है, मेरी जानकारी नहीं थी। तो इत्तेफाक से फिर मैं आया वहां पर, जो है मैं हमारे एक भूमिहार साथी थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि ये भूमिहार ब्राह्मण क्या होता है। तो उन्होंने मुझे परिभाषा बताई भूमिहार ब्राह्मण की। उन्होंने भी ये तस्दीक किया कि भूमिहार भी ब्राह्मण ही होते हैं, भूमिहार भी ब्राह्मण होते हैं। तो सिन्हा साहब को काफी देर में याद आया, ये उनको पहले याद आना चाहिए। सिन्हा वैसे कायस्थ होते हैं, लेकिन बिहार में सिन्हा जितने होते हैं, लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं उनमें अधिकांश जो है भूमिहार बिरादरी के लोग हैं। तो भूमिहारों को भूमिहार ब्राह्मण लिखने में क्या दिक्कत है? अगर आप कह रहे हैं कि हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की याद आ रही है, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि भाई अपने टाइटल में सिन्हा की वजह भूमिहार ब्राह्मण लिखना चाहिए। आप कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहे हैं? आप राय भी लिखते तो भी चलता, आप सिन्हा लिखे जा रहे हैं। तो ये पूरे देश में जो हिंदी बेल्ट है वहां पर सिन्हा जी भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो भी सिन्हा ही लिखते हैं, वो भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। मनोज सिन्हा भी भूमिहार हैं, तो वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं ना। उनकी भी जन्म जो है बिहार में ही है, भले वो गाजीपुर से चुनाव लड़े हैं। तो ब्राह्मण की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है यूजीसी के आने के बाद,
देखिए कभी कभी क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइमिंग टाइमिंग तो कुछ चीजें जिंदा कर जाती हैं। जैसे यूजीसी मोदी जी लाए, बड़ा अच्छा किए, अगर वो नहीं लाते तो शायद ब्राह्मणों में इतनी या फॉरवर्ड क्लास में इतनी एकजुटता नहीं होती, फॉरवर्ड क्लास इतना खुल करके सामने नहीं आता, फॉरवर्ड क्लास ये सोचता नहीं, विचार नहीं करता, वो इसी में भ्रम में रहता कि हमारी जिंदाबाद चल रहा है। लेकिन वो यूजीसी आने के बाद एकदम उभर करके सामने आ गया, और जब उभर करके सामने आया तो ये नई परिस्थिति पैदा हो गई कि हर पार्टी ब्राह्मण 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 किए जा रही है। अब देखिए अगर मैं देवकी जी वापस टॉपिक पर ही आऊं, ये जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सत्र, और अब चूंकि आज समाप्त भी हो गया ये, इस बजट सत्र में ऐसा क्या क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को न सिर्फ गरमा गया बल्कि चुनाव को एक दिशा दे गया। और खासतौर पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते, अखिलेश यादव भले सदन में नहीं है इस वक्त, लेकिन वो मुझे लगता है एक एक क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। मतलब यूपी के अलग अलग हिस्सों में वो भी घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी जो है वो अलग अलग लोगों से संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, और अब तो वो 4-5 दिवसीय विदेश दौरे पर भी जा रहे हैं। म्यांमार के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये दूसरा विदेश का दौरा होगा। इस बीच में उन्होंने कोई विदेश के दौरे नहीं किए। डावोस का दौरा एक बार जरूर तय हुआ था, लेकिन अंतिम वक्त में वो टल गया था 2024 के चुनाव से पहले। लेकिन अब जब वो विदेश जा ही रहे हैं और उसको लेकर के भी खींचतान शुरू हो गई है, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं, उधर अखिलेश यादव को लेकर के विधानसभा में तंज कर रहे हैं। आज उन्होंने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को लेकर के घोषणा कर दी, आज उन्होंने पेंशन की भी राशि बढ़ा दी। बहुत कुछ स्क्रिप्टेड बिहार जैसा दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। वो बिजली वाली बात तो बिजली इधर भी फ्री, कोई रोजगार की बात तो रोजगार इधर भी दे दो, मानदेय बढ़ा दो, पेंशन बढ़ा दो, ये सब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया। अब ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। चुनाव आ रहा है तो घोषणाएं तो होनी ही होनी है। फ्री बीज को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नाराज है, तो हो सकता है कि सरकार को लग रहा हो कि फ्री बीज हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलो भाई, चूंकि एक बड़ी तादाद है शिक्षा मित्रों की, तो पहले शिक्षा मित्रों को खुश कर दिया जाए, फिर जो महिलाएं काम करती हैं, अनुदेशिकाएं, उनको खुश कर दिया जाए। तो एक एक करके सबको खुश करने की कोशिशें ये हो रही हैं। और जब भी चुनाव आता है, नजदीक आता है, और जब चुनाव मुकाबला लगता है, देखिए 2022 में भी मुकाबला लग रहा था, और 2027 में और कड़ा मुकाबला है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी 10 साल का शासनकाल बीजेपी का हो जाएगा, और डेवलपमेंट के काम को लेकर के और बाकी सारी चीजों को लेकर के अखिलेश यादव लगातार सवाल करते रहते हैं। देखिए अखिलेश यादव सदन में जरूर नहीं है, लेकिन वो सदन के बाहर जो भी बात सदन के भीतर होती है उसका जवाब वो सदन के बाहर देते हैं, क्योंकि मीडिया फ्रेंडली है अखिलेश यादव। प्रतिदिन वो मीडिया से बात करते ही करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं मीडिया वालों से चर्चा करते हैं, तो जो भी मुद्दा उनके संज्ञान में लाया जाता है उस पर वो जवाब देते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि योगी जी विदेश जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी कि भाई क्योटो भी बगल में चले जाइएगा। देखिए मेरा तो मत है कि मुख्यमंत्रियों को विदेश के दौरे करते रहना चाहिए, और लेकिन विदेश के दौरे घूमने के लिए नहीं करना चाहिए। विदेश के दौरे इस वजह से करने चाहिए कि आप जाकर के वहां कुछ सीखिए और उसको ला करके इंप्लीमेंट कीजिए। विदेश जब आप देख करके आते हैं, एक छोटा सा देश देख करके जब आप आते हैं, तो आपको लगता है कि हम कितने पीछे हैं, दुनिया की रफ्तार पता चलती है, दुनिया की रफ्तार पता चलती है। हम अभी दुबई गए थे, तो मैं तो ये मानता हूं कि दुबई जैसा भारत मुझसे लगता है 50 साल पीछे चल रहा है। दुबई से 50 साल पीछे भारत चल रहा है। क्यों चल रहा है? आज भी हम एयरपोर्ट पे लंबी लाइन देखते हैं इमिग्रेशन के लिए। आज भी हम एयरपोर्ट पर घुसने के लिए आपका पहले वो चेक होता है कि आपके पास टिकट है कि नहीं है। ये आप भी चेक होता है, आपको ऐसे खड़ा करके नापा जाता है कि आप देखिए, इधर घूमिए, उधर घूमिए, या मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है। मेरा तो ऐसा चेक नहीं हुआ दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा किसी ने वो टिकट भी नहीं देखा, मेरा किसी ने टिकट भी नहीं देखा।
तो पास इमिग्रेशन कैसे हुआ? मतलब इमिग्रेशन इमिग्रेशन डायरेक्ट, इमिग्रेशन हमारा जब हम जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो हम एक कैमरा हमारे चेहरे का पूरा वो ले लेता है और स्कैनिंग? सब कुछ हमारे उसमें फीड हो जाता है। अब जब हम वापस जा रहे हैं तो वही कैमरा हमको डिटेक्ट कर लिया हमारे चेहरे से, हमारे चेहरे से डिटेक्ट कर लिया, हम आगे बढ़ते चले गए। न मुझे टिकट दिखाना पड़ा, न मुझे बोर्डिंग पास दिखाना पड़ा, कुछ भी मुझे नहीं दिखाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां जा रही है और हम अभी कहां लटके हुए हैं। मुझे तो इतना अपमान लगा कि हम किस देश का, जहां हम रहते हैं उस देश में, और वो तो छोड़िए, जब मैं यहां उतरा, जब मैं यहां उतरा, मेरी लखनऊ की फ्लाइट थी, 3 बजे फ्लाइट से मैं उतरा और 5 बजे मेरी लखनऊ की फ्लाइट थी। T3 पे उतरा, T1 पे फ्लाइट थी। अब मुझे वहां जाना भी था, तो मैंने देखा इमिग्रेशन पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मुझे कम से कम 25 मिनट लगते। तो मैंने रिक्वेस्ट की एक व्यक्ति से कि भाई मेरा थोड़ा जल्दी करा दो इमिग्रेशन। तो उसने, मेरी फ्लाइट है, तो उसने मेरा टिकट देखा तो कहा अच्छा ठीक है, आप यहाँ आ जाइए, खड़े हो जाइए, मेरा इमिग्रेशन हुआ। तो आप लाइन से बचना ही नहीं चाहते हैं, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी को बात ही नहीं करना चाहते। आज नितिन गडकरी ने कहा कि 950 टोल बंद होंगे किसी टेलीविजन के इंटरव्यू में। सवाल ये उठता कि ये टोल क्यों लगे हुए हैं? मैंने लगने से पहले क्यों नहीं तैयारी कर ली? मतलब आपको लगाने की जरूरत ही ना पड़ती, बेस्ट था। आप ये तो टोल देखिए, ये तो टोल छोड़िए, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज से 10-12 साल पहले सिंगापुर और श्रीलंका में गया था, वहां पे टोल का सिस्टम ही नहीं है। वहां कैमरा जो है, जैसे ही आपकी गाड़ी गुजरती है वो डिटेक्ट करके टोल काट लेता है। मैंने दुबई में देखा, दुबई में भी टोल है, लेकिन हम कहां हैं? हमारे पास क्या सिस्टम है? मतलब विदेश में अगर कोई व्यक्ति एंट्री ले रहा है तो उस पर नजर कैमरे की है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में है क्या? इसी वजह से आतंकवादी घुस पाते हैं। हमने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया, हम बनाना ही नहीं चाहते हैं, और हम विदेश जाकर के हम कुछ सीखें, सीख करके उसको इंप्लीमेंट करें। मुझे याद है कि 20-25 साल मुझे लखनऊ में हो गया, मैंने कई दौरे देखे, मुख्यमंत्रियों के देखे, अफसरों के देखे, और जैसे ही वो दौरा खत्म करके वापस आते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है अधिकारियों का। इस डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्रियों के दौरे तो फिर भी समझ में आते हैं, पर मंत्रियों और अफसरों के दौरे अक्सर ही फिजूल खर्ची, एक तरीके से सैर सपाटा वाले दौरों से ज्यादा कुछ नहीं होते। मतलब आप कोई कॉन्फ्रेंस के नाम पर, किसी इन्वेस्टर समिट के नाम पर आप भले चले जाइए, लेकिन वो मतलब उसका रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ता है। जरूर है कि मुख्यमंत्री जाते हैं, वो चाहे कोई मुख्यमंत्री जाए, तो चूंकि उनका फेस होता है, एक पॉलिटिकल फेस होता है, उनको भी ये समझ में आता है कि उनको बहुत कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है, या एक अपना एजेंडा प्लान सामने रखना होता है। और बेहतर होता है कि ये सब कुछ भारत सरकार के कोलैबोरेशन के साथ होता, वो चाहे विपक्ष के की सरकारें हों या सत्ता पक्ष की सरकारें हों, उन सरकारों को, क्योंकि तभी आप कलेक्टिव रिजल्ट निकाल करके लेके आ सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो भारत एक है। आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है आज, जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां के फैसला किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ दरअसल लगाने का उनको अधिकार ही नहीं। उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस का जो विधायी स्ट्रक्चर है उसका पालन ही नहीं किया है। सिर्फ एक परिस्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार है, वो युद्ध काल है, या सुरक्षा का आपातकाल है, या आपातकाल की स्थिति है। ये कोई स्थिति नहीं थी, और जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर था वहां का, उसका तो बिल्कुल ही पालन नहीं किया, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इनके पूरे टैरिफ को ही अवैध घोषित कर दिया। अब अगर किसी टैरिफ को तो अवैध घोषित कर दिया, लेकिन वो पैसा कहां से देंगे? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, मतलब वो पैसा थोड़ा बहुत नहीं है, $15 अरब के आसपास रकम जो है वो बताई जा रही है कि काफी बड़ी रकम है। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उन्होंने बकायदा मांग कर दी है, अभी अभी मांग कर दी है, ट्रंप से ही मांग की है कि भाई आप जो टैरिफ आपने लिया है अब आप उसको वापस करिए, क्योंकि आपने कहां से वापस करेंगे? यही तो सबसे बड़ी बात है भाई। हर धर्मिता यही, मान लीजिए कोई एक आदमी फैसला करे कि एक जहाज खरीद के ले आए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कि भाई ये जहाज हम विभाग के लिए ले आ रहे हैं, 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे कि जहाज गलत खरीदा गया।
और 5 साल मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी वो जहाज पर चढ़ लें, सब उस पे क्या मतलब रह जाएगा उसका? तो कोई मतलब। कई बार अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे पास प्लान बी है, वो इसमें भी प्लान बी लेकर के आ रहे हैं। आपको याद होगा जब वो राष्ट्रपति पद से हटे नहीं थे नहीं, तो बाइडेन को, ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शर्मनाक। हाँ, शर्मनाक का है, शर्मनाक का है, और ये भी कहा कि मेरे पास प्लान बी है। हाँ, अब आप इसी से समझ लीजिए कि वो उनका अपना काम करने का जो स्टाइल है वो किस तरीके का। और मजेदार बात देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, अब बहुत समय तक जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ा ऑड इवन दिखाई पड़ेगा। मतलब इसका बहुत रुपया और बहुत डॉलर का नुकसान जो हो रहा है मार्केट में। विनिमय दर है वो भी बार बार इसको लेकर के प्रभावित होती रहेगी। तो अभी ये बहुत असमंजस की परिस्थितियां फिर से खड़ी हो, मतलब एक लंबे हम्म। समय बाद ये परिस्थितियां स्थापित हुई थी, ये अचानक फिर से डगमग डगमग होने लगी। और भारत का क्या, भारत और भारत की सरकार ये तो 18% पर तैयार हो गए थे, खुश हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 0 कर दिया है। हम्म। तो खैर, तो ये एक महत्वपूर्ण। अब आप मतलब आखिरी में मुझे ये बताइए कि ये जो 27 की लड़ाई है दरअसल, उसको लेकर के यहां से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ किस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, 27 की लड़ाई में मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि इस बार ब्राह्मण एकदम पॉलिटिक्स में नंबर 1 पर है। 27 की लड़ाई में ब्राह्मण बीजेपी के साथ है 99%। 2022 के विधानसभा चुनाव तक, 2024 के बल्कि लोकसभा चुनाव में भी मैं तो नहीं कहूंगा 99% था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। लेकिन 2027 में ये स्थिति रह पाएगी, मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह है। और अगर इसमें स्थिति में परिवर्तन होता है, ब्राह्मण बीजेपी से खिसकता है, कुछ भी परसेंट खिसकता है, तो बीजेपी को बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। और ये सारी कवायद ब्राह्मणों को रोकने के लिए हो रही है। लेकिन क्या है कि पार्टी में कई खेमे हैं। बीजेपी में वैसे कहा तो जाता है कि फैसले अमित शाह और मोदी लेते हैं, लेकिन खेमेबंदी बहुत जबरदस्त है। और उसी खेमेबंदी का नतीजा है, जैसे क्या है, उत्तर प्रदेश में ही 3 खेमा है। योगी आदित्यनाथ जी का अलग खेमा है, केशव प्रसाद मौर्य का अलग खेमा है, ब्रजेश पाठक भी अपना खेमा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो भी। इसके अलावा एक तीसरा खेमा प्रदेश अध्यक्ष का है, चौथा खेमा प्रदेश अध्यक्ष का है। तो जहां इतनी खेमेबंदी है, उस खेमेबंदी में बीजेपी कैसे नैया अपनी पार लगाएगी, क्या बिहार की स्टाइल में लेकिन होगा? बीजेपी में एक मुझे तो बात तो आप लगता है मानेंगे, खेमेबंदी कितनी भी हो, गाढ़ेबंदी कितनी भी हो, पर इसमें से जो कोई भी अपनी कुर्सी से हटा दिया जाए, उसके पास अपना खेमा लगाने का तंबू भी नहीं बचेगा। ना 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 ना, वो सारी खेमेबंदी यहीं तक है। जब तक वो कुर्सी बैठा है, कुर्सी से उतार दिया गया तो फिर तो वो उसके यहां 5 लोग नहीं जमा होंगे, क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक जमीन है ही नहीं। ये राजनीतिक जमीन भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से कुर्सी है या जो तख्त है जिस पर सब लोग बैठे हुए हैं, अगर वो खींच लेती है, तो आप कल्याण सिंह का हश्र देख चुके हैं। कल्याण सिंह हिंदुओं के सबसे बड़े नेता थे, बैकवर्डों के सबसे बड़े लीडर थे, उनके अंदर कई क्वालिटी थी, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन क्या हश्र हुआ कल्याण सिंह जी का? कल्याण सिंह कुर्सी से हटे तो कोई पूछने वाला उनको नहीं था। मुलायम सिंह यादव के सहयोग से उनको चुनाव जीतना पड़ा था। तो कुर्सी जब तक है तभी तक खेमे है, कुर्सी से हटने के बाद किस बात का खेमा? चलिए, लेकिन एक सवाल अभी मैं देख रहा था सामने सोशल मीडिया पर तैर रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में 54 मंत्री हैं, जिसमें से 7 ब्राह्मण मंत्री। और ये सवाल उसके साथ जुड़ा था कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लेकर के या बटुकों के मुद्दे को लेकर के अब जाकर के ब्रजेश पाठक ने बोला, लेकिन किसी ब्राह्मण मंत्री ने पूरे पूरे इस लंबे 1 महीने के कालखंड में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खैर, उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल जो ब्राह्मण नाम का शब्द है, शंखनाद है, वो सियासत में उसका असर घर कर गया है कहीं ना कहीं। और सभी सियासी पार्टियां, वो चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो
उसके साथ गलवहियां करने के लिए तैयार हैं और हर तरीके से मुफीद लुभावने वादे इरादे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बीजेपी अभी फॉर ग्रांटेड ले रही है। मुझे लगता है बीजेपी को ये लग रहा है कि अंत में तो ये हम ही को वोट करेंगे। हाँ, बीजेपी को ऐसा लग रहा है, इसी वजह से वो फॉर ग्रांटेड ले रही है। लेकिन आप देखिए बीजेपी में ब्रजेश पाठक भी कब बोले, एक एक से सवा महीने बाद बोले, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बोले हैं उसके पीछे मोहन भागवत हैं, क्योंकि मोहन भागवत यहाँ लखनऊ में होते हैं और मोहन लोग ये भागवत भी के कह रहे हैं कि निर्देश पर दिल्ली का भी इशारा हो सकता है ये, क्योंकि दिल्ली का भी दिल्ली का इशारा हो इशारा सकता अगर है। ये नहीं होगा, दिल्ली का इशारा इसलिए होगा कि ये मुद्दा इसलिए मुफीद समय है कि मोहन भागवत लखनऊ में हैं, इसलिए हाँ, आप इस तो मुद्दे बिना, को इस तरीके से सामने रखिए तो इसका असर व्यापक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप और देखें, इसके एक अगर आप ये देखें कि आज जो मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, उस भाषण में वो इस विवाद से बचते हुए नजर आए, जबकि इसके पहले कालखंड में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर वो बोल रहे थे तो बड़ा मुखर इस मुद्दे पर उन्होंने बड़ी एक तरीके से तीखी प्रतिक्रिया दी। मतलब अपने वाले जिस अंदाज की बात हम लोग शुरुआत में कर रहे थे कि योगी जी कदम पीछे नहीं हटाते, पर जो आज उन्होंने बोला उसमें वो इस लाइन के इर्द गिर्द नहीं गए, वो इस नहीं, विवाद से योगी जी बचते ने, हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि संघ और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो इस बात से बहुत मुतमईन नहीं थी जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। योगी जी ने आज जो है ब्राह्मणों का मुद्दा छेड़ा विधानसभा में। उन्होंने माता प्रसाद पांडे से कहा कि अरे भाई पांडे जी, अपने समय में कभी गरीब ब्राह्मणों की भी चिंता कर लिए होते, उनको भी क्या कुछ देने की बात वो कर रहे थे कि ये दे दिए होते। लेकिन ये ब्राह्मणों की चिंता उन्होंने की, लेकिन शंकराचार्य के मुद्दे पर चूंकि वो बोल चुके थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने, उनके पास तक भी कोई संदेशा आया ही होगा, तो इस वजह से शंकराचार्य के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी बोलने से एक तरीके से बचने नहीं, की कोशिश की। और आरोप लगा, आमतौर पर वो अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो जवाब जरूर देते हैं। और हाँ पहले कालखंड में उन्होंने जवाब दिया, मतलब पहले हिस्से में जब वो राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे तब उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सेकेंड पार्ट जो उन्होंने आज बोला, बाकी बहुत सारी बातें रिपीट की जो पहले बार बोली राज्यपाल के अभिभाषण पर, वो बजट पर भी बोली। जो जो तलखी दिखी, जो खिंचाई की, वो बहुत सारे तर्क उसमें आज भी थे, वो उस दिन भी थे। लेकिन वो शंकराचार्य जी वाले विवाद और बटुकों वाले विवाद पर वो आज बचते हुए नजर आए। और जो बात उन्होंने कही दरअसल वो भी विपक्ष पर ही तंज कसते हुए कही कि भाई आप लोग ब्राह्मणों की बड़ी चिंता करने वाली बात कर रहे हो, पर अगर कुछ ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मणों को भी कुछ के लिए भी कुछ किया होता तो होता फिर। क्योंकि वो बिल्कुल पिछली बार वो माता प्रसाद पांडे वाला स्टेटमेंट में निकल गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी थोड़ी चर्चा हुई, अखिलेश यादव तमाम सारे लोगों ने उसको लेकर के सोशल मीडिया पर। और आजकल तो बड़ी पार्टियों के बड़े नेता और चाहे छोटी पार्टियों के बड़े नेता भी सोशल मीडिया से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। उस पर अगर कोई एक मुद्दा चल गया या उस पर एक कोई मुद्दे पे खिंचाई हो गई, तो जैसे वो घूसखोर पंडित या वो यादव जी की लव स्टोरी, ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर जो किचकिच हो रही है वो अब दरअसल पूरी इसीलिए हो रही पॉलिटिक्स सोशल मीडिया पर ही चल रही है, और और टेलीविजन की पत्रकारिता और टीवी की पत्रकारिता, प्रिंट की पत्रकारिता भी सोशल मीडिया पर चल रही है। सोशल मीडिया पर जिस मुद्दे पर चर्चा होती है वही अगले दिन की हेडलाइन बनती है। है। मुझे याद है कि एक जमाना था कि जब अखबार में जो खबर चलती थी उस वो पर टेलीविजन की हेडलाइन होती थी। वो टेलीविजन की हेडलाइन होती थी। अब सोशल मीडिया जिस पर चलता है उस पर टेलीविजन और प्रिंट दोनों की हेडलाइन बनती। तो वक्त बदल रहा है, हम लोग सारा वक्त देख रहे हैं। ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये थे देवकीनंदन मिश्र जी, इन्होंने अपनी राय जाहिर की। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद बहुमूल्य है इस मुद्दे पर कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के
दोनों धड़ों के जो सबसे बड़े नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के अखिलेश यादव, इनके बीच जो तल्खी बढ़ रही है, जो इनके बयानों में गर्माहट आ रही है, इनके बयानों में जो जिस तरीके से विष बुझे हुए, सियासी विष बुझे हुए जो तीर एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे हैं, इनका नतीजा क्या होने जा रहा है और क्या 2027 के चुनाव से पहले ही यूपी की सियासत सियासी तौर पर तप रही है, पक रही है, ताकि यहां पर वोट की फसल जो है वो काटी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।